Hello everyone, welcome back at ACS online learning platform. Myself BL Mary, chemistry faculty, team ACS. क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 में आज है लेक्चर नंबर 42 और आज से हम शुरू करने वाले हैं ट्रेंड्स इन दी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी में ट्रेंड पढ़ना है। ट्रेंड का मतलब होता है चलन, और हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम आने पर या किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर या किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर किसी प्रॉपर्टी का क्या ट्रेंड रहता है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना सर, पहली प्रॉपर्टी वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम एटॉमिक साइज से भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो जहां एटॉमिक साइज की बात हो या एटॉमिक रेडियस की बात हो, एक ही बात है। हमारा जो एटम होता है ना सर, वो स्फेरिकल माना गया है। एटम को हमने माना है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल एटम है सर। इस एटम की रेडियस मुझे कैलकुलेट करनी है। तो कोई भी जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी सेल्स होती है सर। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड इसकी जो लास्ट सेल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? रेडियस बोलते हैं। रेडियस को क्या बोलते हैं? अब कोई भी जो एटम होता है, इसकी रेडियस जो है वो कैलकुलेट करना काफी टफ होता है, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा जो स्फेरिकल एटम होता है ना सर, इसकी साइज बहुत कम होती है। इसकी साइज पिकोमीटर में 10 टू द पावर -10 पिकोमीटर के अराउंड होती है, या मीटर में से 10 टू द पावर -10 मीटर के अराउंड होती है। कहने का मतलब इसकी जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटी साइज है। किसी एटम की साइज इतनी छोटी है कि नेकेड आई से ये दिखता ही नहीं है, हमें आंखों से दिखता ही नहीं है। ऐसे एटम की रेडियस कैलकुलेट कर पाना डिफिकल्ट है। हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक तरकीब लगाई। कैसी तरकीब? हमने कहा कि एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि एक एटम से दूसरे एटम को जोड़ दें। पहला एटम है, जैसे क्लोरीन एटम है सर, Cl एटम है। इस क्लोरीन एटम को दूसरे क्लोरीन एटम से कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये दूसरा Cl एटम है। इन दोनों क्लोरीन एटम को जैसे ही हम लोग कंबाइन कर देंगे तो यहां से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये पहला क्लोरीन था, इसका न्यूक्लियस था। ये दूसरा क्लोरीन था, इसका न्यूक्लियस था। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 सेल। इसका भी पहला, दूसरा और तीसरा, 3 सेल होते हैं। ये क्या हो गया? ये सर Cl2 का क्या बन गया? Cl2 मॉलिक्यूल बन गया। दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बनता है। अब हमें क्या करनी है, इन दोनों की न्यूक्लियस की डिस्टेंस को आधा कर देना है। इन दोनों की जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको हम बोल रहे हैं d, और d को आधा कर दें तो ये इसकी रेडियस होगी r और ये इसकी रेडियस होगी r। ऐसे रेडियस होगी। कहने का मतलब हमने क्या किया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दें तो ये इसकी रेडियस होगी। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, दो एटम्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गए, फ्यूज हो गए सर। फ्यूज हो गए तो क्या हुआ, ये एक दूसरे में जो इंटरमिक्स हुए हैं वो डिस्टेंस कम कैलकुलेट होकर आएगी। इस मेथड से जो भी रेडियस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ी सी कम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि एटम स्फेरिकल है, तो इस एटम का जितना वॉल्यूम होगा सर, एटम का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम वो होता है 4/3 πr²। जितनी रेडियस होगी उतना ही वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब उतनी ज्यादा साइज होगी। तो किसी एटम की रेडियस की बात कर लो या उसके वॉल्यूम की बात कर लो या साइज की बात कर लो, एक ही बात है। रेडियस ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा तो उसकी साइज ज्यादा है। रेडियस कैलकुलेट करने का हमने तरीका बनाया कि दो एटम जो है उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनवा दो, बॉन्ड्स बनवा दो।
तो यहाँ हमने बॉन्ड बनवा दिया क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ना क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, इस बॉन्ड को हम कह रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यदि दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो इस तरह की रेडियस को हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। तो ऐसी रेडियस जहां दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको हम कह रहे हैं कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन होगी कि R covalent that is equal to the half of internuclear distance between two atoms which are bonded by a covalent bond। किसी कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए दो एटम्स के बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस d लेकर उसका आधा कर दें तो जो भी वैल्यू रहेगी वो रहेगी किसकी, कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू रहेगी। अब दिमाग में क्वेश्चन था कि नोबल गैस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो तो पास में बॉन्ड ही नहीं बनाते आपस में आके। जैसे मेरा कहना ये है कि ये हीलियम एटम है सर, इस हीलियम एटम को दूसरे हीलियम एटम से जब रिएक्शन करवाएं तो दोनों रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ये भी हीलियम एटम है, ये भी हीलियम एटम है, तो दो हीलियम एटम्स जो है ना सर ये तो आपस में आके रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो ये कहा गया कि दोनों हीलियम एटम जितने क्लोज आते हैं उतने क्लोज ले आओ। और अब इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d कैलकुलेट कर लो और फिर d का हाफ कर दो तो क्या आ जाएगी, r आ जाएगी। तो बोले जो एटम आपस में बॉन्ड ही नहीं बनाते उनको जितना पॉसिबल हो सके उतना क्लोज ले आओ और अब उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर दो, हाफ कर दो। जो भी रेडियस आएगी, एक साइंटिस्ट था वंडरवॉल, उसने ये रेडियस कैलकुलेट की थी, तो यहां से इस रेडियस का नाम दिया गया वंडरवॉल रेडियस नाम दिया गया। आज हमने दो टाइप की रेडियस पढ़ी है, वंडरवॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। साफ साफ पता चल रहा है कि कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू कम होनी है क्योंकि ये एटम एक दूसरे में इंटरमिक्स कर गए, जबकि वंडरवॉल रेडियस की वैल्यू ज्यादा होनी है क्योंकि दो एटम इवन एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच की वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट होकर आ गई जो भी बॉन्ड्स ही नहीं बना रही थी, जिनका इससे रेडियस से कोई लिंक ही नहीं है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है सर R कोवेलेंट की जो वैल्यू है सर वो ज्यादा होती है, किससे, R वंडरवॉल से ज्यादा होती है। तो वंडरवॉल रेडियस से ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू ज्यादा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी रेडियस को, एटम की रेडियस को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं सर। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेडियस ऑफ एन एटम। किसी एटम की रेडियस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं सर, उस पर हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। किसी एटम की रेडियस को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, उसमें दो फैक्टर मेन आते हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ सेल्स। किसी एटम के चारों ओर, यानी किसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर जितनी ज्यादा सेल्स होंगे सर उसकी रेडियस क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस को तो क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यह नंबर ऑफ सेल्स को मैं n मान लूं और रेडियस को मैं r मान लूं रेडियस को, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्मॉल है। जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतनी ज्यादा क्या होगी, रेडियस होगी। और जो दूसरा फैक्टर है ना सर, सेकंड फैक्टर, वो कहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिप्रेजेंटेशन होता है Z इफेक्टिव। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है समझना। किसी एटम का कोई भी न्यूक्लियस जो होता है ये क्या काम करता है, ये न्यूक्लियस इस एटम के चारों ओर जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस जो है ये अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है सर। दिस न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स ऑल द इलेक्ट्रॉन which are revolving around it। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब किसी न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी किसी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे
उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस कम हो जाएगा। यानी यहां से हमने कहा कि जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर किसके, रेडियस के। यानी यदि किसी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, तो वो प्रोटॉन क्या करेंगे, अपने चारों ओर चक्कर लगा रहे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी सर। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस कम हो जाएगी। और ऊपर वाले फैक्टर में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जितना ज्यादा सेल्स होंगे सर, सेल की वैल्यू बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं ट्रेंड पर सर। ट्रेंड पर बात करते हैं अपन, किस किस का ट्रेंड देखते हैं अपन। रेडियस में हम ट्रेंड देखते हैं किसी ग्रुप में और किसी पीरियड में क्या क्या ट्रेंड होता है वो देखते हैं अपन। अब हमारा टॉपिक रहेगा क्या, कि ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड्स ऑफ रेडियस। सबसे पहला पढ़ते हैं ग्रुप में। तो किसी ग्रुप में देखा जाए, जैसे ग्रुप नंबर 1 की मैं बात करूं, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रांसियम आता है। टॉप टू बॉटम बात करें तो हाइड्रोजन में तो एक ही सेल है सर, फिर लिथियम में कितनी सेल्स है, 2, फिर सोडियम में कितनी सेल्स है, 3 सेल्स है सर, फिर पोटेशियम में कितनी सेल्स है, 4 सेल्स है सर, फिर रुबिडियम में कितनी सेल्स है, 5 सेल है सर। और ऐसे करते करते सेल क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम आते हैं, टॉप टू बॉटम हम आते हैं किसी ग्रुप में, तो सर एटॉमिक रेडियस क्या होता है सर, एटॉमिक रेडियस जो है वो सर इंक्रीज होता है सर। और इस एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने के क्या रीजन है, क्योंकि सर सेल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना सर, किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं, एक सेल बढ़ता है इसलिए उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। जैसे इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा लिथियम, लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम और रुबिडियम से ज्यादा सीजियम और सीजियम से ज्यादा फ्रांसियम। जैसे ग्रुप नंबर 15 में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखा है। जैसे 14 में कहे, सीता, जी, सुनो, रुको। ऐसे एटॉमिक रेडियस का क्या होगा भाई, ट्रेंड। ग्रुप के बाद हम बात करते हैं किसी पीरियड में, सेकंड हम बात करते हैं किसी पीरियड में बात करते हैं। तो जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए हैं, ठीक इसी तरह से हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आएंगे बेटा। तो किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी और उसका रीजन क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 11th क्लास के बच्चे ध्यान रखना, मैं लाइव में भी ये मैसेज दूंगा, मैं आपको भी दे रहा हूं। जिन बच्चों का रिन्यूअल जमा नहीं है वो बच्चे, और जिन बच्चों का बस का पास बनवाना है, स्कूल यूनिफॉर्म बनवानी है या होमवर्क चेक करवाना है, वो बच्चे बुधवार से लेकर गुरुवार, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में स्कूल में आके कांटेक्ट करेंगे, अपना होमवर्क चेक करवाएंगे, बस का पास बनवाएंगे, रिन्यूअल फॉर्म जमा करवाएंगे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। बुधवार से लेकर गुरुवार के बीच में आपको 10 बजे से 1 बजे के बीच में आना है। हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।